गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिएगा फिर से हम आपके लिए आज क्लास 10th का फिर से क्लास 10th का साइंस लेके आए हैं, ठीक ना, आपके बीच, जिसमें आपके बीच यानी कि क्लास 10th का क्या साइंस में भी क्या है, भौतिकी है, जिसको क्या कहते हैं, फिजिक्स, भौतिकी है, ठीक, भौतिकी फिजिक्स है। चलिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप थोड़ा से बात कर ले, आपसे कुछ वादा किया था, उस वादे पे चल रहे ना, पढ़ाई कर रहे हैं ना ठीक से। बस पढ़ाई थोड़ा कीजिए, ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी में फिर से 10th नहीं आने वाला है, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ बहुत बार प्लीज़ करते हैं आपसे कि आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट मानिए मेरा और पढ़िए। ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ ये बात नहीं समझिएगा मेरा, ये आप सब से, मतलब आपसे, आपके पूरा घर वाले, जो मतलब कोचिंग जहाँ पढ़ते हैं, सब आप पे ये मतलब ये कर चुके हैं, वादा कर चुके हैं, कोई बोल चुके हैं या कोई नहीं बोले हैं, मन में वादा, लेकिन सब वादा करके बैठे हुए हैं। तो उनका वादा को आप ना तोड़िएगा प्लीज़ करके। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कह रहा है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कह रहा है क्या, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो कौन है। देखिएगा, बायोगैस ईंधन, बायोगैस मतलब कहने का मतलब क्या, जो जैसे कि जलाइएगा उससे जो ईंधन प्राप्त होगा, तो लकड़ी से मिलेगा, गोबर गैस से मिलेगा, कोयला से जलाने के बाद क्या मिलेगा, आपका ईंधन मिलेगा ना। इस सबसे ईंधन के रूप प्राप्त होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा इससे नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है। उत्तरदायी कौन है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है, जैसे किससे बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कहाँ से निकलता है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री से निकलता है, आपका मतलब गाड़ी जो वाहन चलता है उससे जो धुआं निकलता है, वो सब क्या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्लियर है। चलिएगा आगे करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल देख रहे हैं, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। कह रहा है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, बताइएगा कौन है। तो दोनों का ऊर्जा का जो स्रोत है, ये आपका नाभिकीय संलयन है। नाभिक संलयन मतलब क्या, संलयन मतलब क्या, संलयन मतलब होता है जुड़ना, मतलब जुड़ाव। नाभिकीय, नाभिक मतलब क्या, एक परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक। तो ये जो नाभिक होता है ना, इसी के जुड़ाव को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, ठीक ना, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, 3 का क्या होगा आंसर, ए। ध्यान रखिएगा बात। देखिएगा आप इतना जितना हम करा रहे हैं ना आपको, बस उतना करते चलिए, गारंटी देंगे कि बस क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, इतना बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, चूँकि देखिएगा हम प्रत्येक चैप्टर से क्या इतना 20 से 30 क्वेश्चन रहता है, यानी कि 20 से 30 रहता है प्रत्येक प्रत्येक चैप्टर से। अब प्रत्येक कॉन्सेप्चुअल होता है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट से उठाया हुआ होता है क्वेश्चन, ठीक ना। इससे कि क्या होगा, आप देखिएगा एक चैप्टर से मान लीजिए 20 क्वेश्चन ही कीजिएगा साइंस में, तो साइंस में अगर देखिएगा बाय द वे छः ज़्यादा चैप्टर है, जैसे छः चैप्टर ही जोड़ लीजिए तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, यानी कि भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र में। तो कितना छतरी 18 चैप्टर हो रहा है। 18 चैप्टर से देखिएगा 20 ही क्वेश्चन किया जाता है, कितना होता है, 18 दूना 36, 18 दूना 36, यानी कि 360 क्वेश्चन, यानी कि करीब आपसे 360 से 400 के बीच में हम आपसे ऑब्जेक्टिव करवा लेंगे। 400 ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो कैसे नहीं बनेगा, हवा कॉन्सेप्ट से उठाया गया, ऐसे नहीं कि रैंडम थोड़ी ना होता है, कॉन्सेप्ट से उठाया होता है। तो बस हम इतना कह रहे हैं आपसे, तो बस जितना कराया जा रहा है बस उतना करते चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करा दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि रटवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं जहाँ पर यह जरूरी होता है, ठीक ना। तो आप सिर्फ धैर्य बनाए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए और इसको पेशेंस के साथ करते चलिए, ये बहुत बड़ा इनपुट देने वाला है आपको, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कौन कौन प्रयुक्त होता है, बताइएगा जरा।
तो ये जो होता है कैडमियम का क्षण, क्या होता है कैडमियम। कैडमियम क्या होता है, कैडमियम एक आपका एक धातु क्या है, एलिमेंट है, तत्व है, ठीक ना। कैडमियम एक आपका तत्व है जो क्या करता है, नाभिकीय विखंडन, मतलब नाभिकीय विखंडन का अर्थ क्या, विखंडन मतलब क्या, टूटना, क्या टूटना, टूटना, विखंडन मतलब क्या, टूटना। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त जो होता है कैडमियम का क्षण, क्या कैडमियम का क्षण, आंसर नंबर सी। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। अच्छा, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, कहने का मतलब जब नाभिक टूट रहा है, नाभिक क्या हो रहा है, टूट रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है, तब टूटने समय जो ऊर्जा मुक्त होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 200 क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MeV का मतलब क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। Me से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V से वोल्ट होता है ना, ठीक ना। तो ऊर्जा होगा ये, यानी कि 200। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े, अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं हम। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सवाल जवाब कर रहा है क्वेश्चन एकदम। देखिएगा क्या कह रहा है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, बताइए। प्रत्यक्ष एकदम सामने रूप से, विशाल स्रोत बताइए तो क्या है, परमाणु बम, बिजली, कोयला, अरे नहीं नहीं, सब तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष पूछा है तो प्रत्यक्ष जो है सूर्य है, क्या है, सूर्य है। प्रत्यक्ष क्या है आपका, सूर्य है, ठीक ना। एकदम सही, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। चलिएगा सब लोग जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक ना, जहाँ भी दिक्कत हो, जिस तरह का भी अच्छा लगे खराब लगे, जिस तरह का लगे आप कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। इससे कि क्या होता है, पता चलता है कि क्या कमी रह गया या फिर कैसा बेहतर रहा, ऐसे ही दे कंटेंट या कुछ बदलाव करे, ऐसा पता चलता है, ठीक ना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी वीडियो यहाँ पर डलाया जाएगा ना वो आपके तक पहुँच जाएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर, देखिएगा। बोला है बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है, टेम्परेचर का मान कितना हो जाता है, कहने के मतलब जो कुकर जो आप चढ़ाए रखिएगा, ठीक ना, 3 से 4 घंटा तक लगातार चढ़ाए रखिएगा, तब उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर जो हो जाएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो उबल जाता है, तो 100 से ऊपर ही ना होगा, हाँ बिल्कुल 100 से ऊपर होगा। तो 100 से कितना, 100 से ही होगा, तो 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक होता है, कितना, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़िए। यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्या कह रहा है, बोला है पवनों का देश कहा जाता है। पवन का देश किसको कहिएगा, तो पवन का देश जो कहा जाता है ये कहा जाता है डेनमार्क को, किसको, डेनमार्क को, डेनमार्क को। याद रखने वाला बात क्या है, याद रखने वाला बात क्या है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको याद रखना होगा आपको। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा और देखिएगा आपके सामने ये क्वेश्चन है। बोला है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल आपसे ये कह रहा है क्या, मतलब कि स्पीड बोल रहा है किसका, पवन विद्युत जनित्र का में पवन की चाल कम से कम कितना, पवन यानी किसको कहते हैं, पवन किसको कहते हैं, पवन तो कहते हैं हवा को, पवन कोई व्यक्ति का नाम है, पवन मतलब हवा, पवन मतलब क्या, हवा होता है, पवन मतलब क्या, हवा होता है। अब पवन विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब क्या, जनित्र मतलब मशीन, क्या, मशीन, मशीन, ये वाला तो सौ दीजिएगा, ठीक ना, समझ लीजिए जैसा भी हो, ठीक ना। मशीन इसका मतलब क्या, जनित्र मतलब क्या होता है, मशीन होता है, मशीन, मशीन होता है, ठीक। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम जो होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, यानी कि 15 के स्पीड से चलना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़िए,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेंगे हम। आगे बढ़िए। आगे नंबर 10वां नंबर बोल है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, बताइएगा। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन जो होता है, उदाहरण जो है जीवाश्म ईंधन का, वो देखिएगा तो क्या सब हो सकता है क्या? बिल्कुल सब हो सकता है। कोयला से मिलेगा क्या? कोयला को जलाने पर मिलवे करेगा। लकड़ी से भी मिलेगा, गैस, गोबर गैस से भी मिलेगा, मिलेगा ना? बिल्कुल। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है आपके बीच सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा, सभी, सभी होगा, ठीक ना? चलिए, बहुत ही अच्छा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, क्या था भैया बताइएगा? प्राचीन काल में, याद कीजिएगा, ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य सरल स्रोत पूछ रहा है, तो सरल स्रोत क्या था? घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। अरे रे, पवन हवा से तो उस पता नहीं था, उतना नॉलेज कहाँ था जब हवा से ये ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। अब बहता जल से कुछ नॉलेज नहीं था, तो नॉलेज बहुत ही आसान नॉलेज जो था उस टाइम, वो था लकड़ी। लकड़ी से ऊर्जा प्राप्त करता था उस टाइम, प्राचीन काल यानी कि पुराने ज़माने में लकड़ी से सारा काम होता था। खाना पकाने से लेके और जो भी एनर्जी, एनर्जी के रूप में वो उस टाइम क्या काम था? बस खाने होने से मतलब ये था। आदिवासी को क्या काम था? उससे विशेष काम भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, उस कुछ नहीं करता था, ठीक ना? चलिए, उसके बाद कुछ कुछ ज्ञान जैसे जैसे बढ़ा खोज होते गया। आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 12 नंबर का है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। अरे, कार्य करने की क्षमता को हम लोग जो कहते हैं वो ऊर्जा कहते हैं, यानी कि W बराबर जो होता है क्या? ई। ई, W क्या है? वर्क, ई क्या है? एनर्जी। W बराबर ई, W बराबर जो होता है ई होता है क्या? वर्क बराबर एनर्जी, ठीक ना? चलिए, तो आंसर इसका क्या होगा? सी होगा 12 का। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कह रहा है गोबर गैस एक प्रकार की है, कैसा गैस है? गोबर गैस प्राकृतिक गैस? नहीं नहीं, प्राकृतिक रूप से थोड़ी ना मिलता है, वो तो मानव मेड आदमी ना बनाता है। तो गोबर गैस को जो हम लोग कहते हैं बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़िए। अब बोला है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए, सबसे बड़का फंडा है जो इसको, ये क्वेश्चन समझना होगा आपको। बोला है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। क्या? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। कहने का मतलब वैसा स्रोत जो खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला। नवीकरणीय मतलब खत्म नहीं होने वाला। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है क्या होता है? सौर ऊर्जा। एक होता है अनवीकरणीय स्रोत जो मानव द्वारा प्राप्त होता है, जो कि खत्म हो जाता है। तो सौर ऊर्जा जो है कंटिन्यूटी बरकरार रहता है, ठीक ना? बरकरार रहता है, बना रहता है। मौसम चेंज है तो वो अलग एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना? एक्सेप्शन केस है, जो चल जाए बारिश है चाहे जो, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगाइएगा, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगाइएगा, ठीक ना? चलिए, याद रखिएगा नवीकरणीय जो है सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ठीक। आगे बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना? मीथेन गैस कितना पाया जाता है जैव गैस में? तो जैव गैस में मीथेन गैस जो पाया जाता है 75%। कितना? 75% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जैव गैस, सॉरी, इसमें मीथेन गैस, ठीक ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे देखिए, आगे देखिएगा। देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है। 16 मिस्टेक है पेंटिंग में, थोड़ा मिस्टेक है, नंबरिंग मिस्टेक है, ठीक ना? 15 के बाद एक 17 आ गया। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। बोला है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, कौन करेगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा? अरे, सूरज से जो आता है रोशनी, उसको विद्युत में बदलिएगा, वो तो सौर सेल का ही ना काम है। सोलर सेल जिसको हम लोग कहते हैं, क्या सोलर सेल के द्वारा ही ना होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, सोलर सेल के द्वारा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक ना? बहुत आसान, ठीक। एक उत्तम ईंधन है, क्या है? एक उत्तम ईंधन क्या होगा? कोयला होगा, लकड़ी, पेट्रोल या जैव गैस? ये तो आसान से बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं कि उत्तम ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं? जैव गैस। जैव यानी कि बायोगैस भी कह सकते हैं, फिर जैव गैस, ठीक ना? जैव गैस, एकदम सटीक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, वाह वाह। चलिए, बहुत ही अच्छा, आगे बढ़िए।
आगे बढ़िएगा। और आपका क्वेश्चन क्या है, नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नौरा मतलब ये क्या है, विद्युत संयंत्र का नाम है। विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में नौरा, याद रखिएगा, यूपी में नौरा नाभिकीय संयंत्र स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कह रहा है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है, क्या है बताइएगा। तो नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय, वैकल्पिक, और इनमें से कोई नहीं, क्या बताइएगा, क्या हो सकता है? हो सकता है क्या, ये अनवीकरणीय है। नवीकरणीय क्या होगा, अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय कौन रहता है, जब सूर्य ऊर्जा रहता तब ना, सूर्य स्रोत को न कहते थे, सूर्य द्वारा प्राप्त स्रोत को हम बोलते थे। लेकिन ये क्या है आपका, ये है आंसर। क्या होगा, आंसर होगा अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन को अनवीकरणीय बोलते हैं। ठीक,